पापी औरत, धन के लालच ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुम इस मासूम सी बच्ची की जान लेने जा रही थी। अब तुम हमेशा के लिए चूहिया बनकर ही घूमोगी। यही तुम्हारी सजा है। अब जाओ यहाँ से। दोबारा अगर तुमने कंचन को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें चूहिया से मेंढक बना दूंगी, समझी तुम? बिलासपुर गांव में कंचन अपने मौसा मौसी के साथ रहती थी। कंचन बहुत मेहनती और दयालु लड़की थी, लेकिन उसके मौसा मौसी बहुत लालची और चालाक थे। कंचन अपने घर के कामों के साथ साथ अपना खुद का बुटीक चलाती थी। बुटीक जिससे जो भी कमाई होती थी उसका सारा पैसा उसके मौसा मौसी उससे ले लेते थे और कंचन बेचारी वो सारे पैसे उन्हें दे देती थी। एक दिन बुटीक से थककर जब कंचन घर आती है, आ गई बेटा, आजा, आज मैंने तेरे पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। मौसी, आज पैसे नहीं मिले मुझे बुटीक से। पैसे नहीं मिले? क्यों नहीं मिले पैसे? अच्छा, समझ गई, आज तूने फिर से बिना पैसे लिए किसी के कपड़े सिले हैं। क्यों, मैं सही बोल रही हूँ ना? मौसी, वो लड़की बेचारी बहुत ही गरीब थी और उसके पास फ्रॉक सिलाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उससे बिना पैसे लिए ही उसकी फ्रॉक सिल दी। वाह 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 वाह, हम तो जैसे बहुत अमीर दिखाई देते हैं तुझे। अरे तुझे सबका दुख दिखता है, हमारा क्यों नहीं दिखता? क्यों तू ऐसे एहसान करती फिरती है सब पर? अब तुझे कैसे समझाऊं? महंगाई इतनी तेजी से बढ़ी जा रही है। दाल, चावल, दूध, दही पता ही कितने महंगे हो गए हैं। आज भी श्यामू की दुकान से उधार लेकर तेरे लिए आलू के पराठे बनाए हैं कि तू शाम को आकर पैसे दे ही देगी। अब मैं कहाँ से पैसे दूं उसको? मौसी, मैं आपको कल पैसे लाकर जरूर दे दूंगी। आज मुझे भूख नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ और मैं अब सोने जा रही हूँ। ठीक है, जा अब सोने। अब किसी का भी कपड़ा फ्री में मत सिलना, ऐसे ही फ्री में कौन काम करता है? फिर बड़बड़ाते हुए उसकी मौसी वहाँ से चली जाती है। जाने कब इस लड़की को अकल आएगी। हमें कमाकर खिलाने की जगह ये यहीं बैठकर खाने की सोच रही है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मौसी को कंचन से कोई मतलब नहीं था, मतलब था तो सिर्फ उसके पैसों से। कंचन घर का सारा काम कर कर अपने बुटीक में चली जाती है। तभी वहाँ एक बहुत ही बदसूरत चुड़ैल आती है और कंचन से कहने लगती है, ए लड़की, क्या तुम मेरे लिए एक फ्रॉक बना दोगी? आज मेरी शादी है और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में मैं सबसे सुंदर दिखूं। हाँ, क्यों नहीं, मुझे आप अपना नाप दे दीजिए, मैं अभी आपकी फ्रॉक सिलकर दे देती हूँ। कंचन चुड़ैल का नाप लेकर उसके लिए फ्रॉक सिल देती है। फ्रॉक पहनकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुमने मेरे लिए कितनी प्यारी फ्रॉक सिली है। अभी तक मैं जिसके पास गई थी उन सभी ने मेरा ये बदसूरत चेहरा देखकर फ्रॉक सिलने से इनकार कर दिया था। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मेरी बहुत मदद की है। लो तुम्हारा इनाम। चुड़ैल कंचन को 20 सोने के सिक्के देती है और सिक्के देकर वहाँ से चली जाती है। कंचन बुटीक बंद करके घर आ ही रही थी कि उसे रास्ते में एक छोटी लड़की रोते हुए मिलती है। दीदी दीदी, मेरी मदद करो, मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो वो मर जाएगी। दीदी प्लीज दीदी। अच्छा अच्छा, चुप हो जाओ। बताओ कहाँ है आपकी माँ, मुझे बताओ। वो रही मेरी माँ दीदी। अरे, इनकी तबीयत तो बहुत खराब है, हमें तुरंत इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। और फिर कंचन उस औरत को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। पेशेंट की हालत बहुत खराब है, हमें तुरंत ही उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जल्द ही काउंटर पर 1 लाख रुपए जमा करवा दो। कंचन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अब वो क्या करे। तभी उसकी नजर बैग में रखे सोने के सिक्कों पर जाती है और वो तुरंत सारे सोने के सिक्के काउंटर पर जमा करवा देती है। आप किसी भी तरह उनकी जान बचा लीजिए प्लीज, क्योंकि मैं उस बच्ची को अनाथ होते नहीं देख सकती। एक अनाथ का दर्द मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। आप पेशेंट की कौन लगती है जो आप उनकी इतनी मदद कर रही हैं? इंसानियत का रिश्ता है मेरा उनके साथ। आज से 15 साल पहले अगर किसी ने मेरी भी मदद करी होती तो आज मेरी माँ जिंदा होती। अनाथ होने का दुख मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। इतना बोलकर कंचन बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है। सॉरी, मुझे आपसे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, आप बस इन्हें बचा लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा।
2 घंटे में ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। काजल उन दोनों माँ बेटी को घर पहुंचाकर उनके खाने पीने का इंतजाम कर देती है। अगले दिन वो अपने घर जाती है। कहाँ थी रात भर? मैं पूछ रही हूँ, कहाँ मुंह काला करवा रही थी रात भर? ये कोई टाइम है तेरे घर आने का? और हाँ, सोना बता रही थी कि कल तुझे चुड़ैल ने 20 सोने के सिक्के दिए थे। सिक्के कहाँ है? ला दे मुझे। मौसी, सिक्के तो सारे खर्च हो गए। एक ही साथ में सारे सिक्के कहाँ उड़ा दिए तूने? अरे यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। कल तक तू लोगों के फ्री में काम कर रही थी, अब अय्याशी भी करने लग गई। बता, किसको देकर आई है पैसे? बता। कंचन मौसी को कोई जवाब नहीं देती है। कोई जवाब ना पाकर मौसी आग बबूला हो जाती है। अब बस बहुत हुआ तेरा। अब से ऐसा नहीं चलेगा कि खाओ यहाँ और पैसे कहीं और उड़ा कर आओ। तेरी मरी हुई माँ कोई खजाना छोड़कर नहीं गई थी तेरे लिए। 15 साल से मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, और जिस बुटीक को लेकर तू इतना रानी बनती फिरती है ना, वो तेरे बाप का नहीं है। अब चल निकल यहाँ से। मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। निकल मेरे घर से। मुझे मत निकालो मौसी, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ रहूंगी? प्लीज मौसी। भाड़ में जा तू, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं। इतना बोलकर मौसी कंचन को घर से बाहर निकाल देती है। कंचन रोते हुए तालाब के किनारे बैठ जाती है। तभी उस चुड़ैल की नजर कंचन पर पड़ती है। अरे कंचन, तुम रो क्यों रही हो? अब क्या बताऊं चुड़ैल जी, मेरी मौसी ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है। तुम चिंता मत करो कंचन, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम्हें पता है, इस तालाब में एक जादुई फ्रॉग का घर है जो तालाब के अंदर है। तुम रुको, मैं तुम्हें वो जादुई फ्रॉग का घर ला कर देती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल पानी के अंदर जाती है और एक फ्रॉग का घर लाकर कंचन को देती है। कंचन, जैसे ही तुम इस फ्रॉग के घर को जमीन पर रखोगी, ये बड़ा हो जाएगा। अब तुम इस फ्रॉग को लेकर अपने गांव जाओ। अब से ये फ्रॉग का घर तुम्हारा है। कंचन चुड़ैल को धन्यवाद कहकर गांव में आकर एक खाली जगह पर फ्रॉग रख देती है, और रखते ही फ्रॉग का घर बहुत बड़ा हो जाता है। जादुई होने के कारण उस फ्रॉग के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसमें सोने के भी बहुत सारे सिक्के रखे हुए थे। कंचन दयालु तो थी ही, अब उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब वो और भी ज्यादा लोगों की मदद करने लग जाती है। धीरे धीरे जब ये बात उसकी मौसी को पता चलती है, आखिर इस कंचन के पास इतना सब कुछ आया कहाँ से, जो ये लोगों की इतनी मदद कर रही है? जिसको सुनो वो कंचन के गुणगान गाते जा रहा है। अगर ऐसे ही होते रहा ना, तो ये कंचन इन भूखे नंगे गांव वालों को सब कुछ लुटा देगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये सोचकर कंचन की मौसी कंचन के घर आती है। मुझे माफ कर दे कंचन बेटा, अरे मैंने तो तुझे गुस्से में ही बोल दिया था ये सब। तू तो सचमुच नाराज होकर चली गई। आखिर मैं तेरी माँ जैसी ही हूँ, माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं मौसी, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। आप चाहे तो यहाँ मेरे साथ रह सकती हैं। ये सुनकर उसकी मौसी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अरे ये घर तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ कितना सारा सोना और चांदी है। लेकिन अब मैं इस कंचन की बच्ची को किसी की भी मदद नहीं करने दूंगी। मौसी कंचन को लोगों की मदद करने के लिए मना करती है, लेकिन कंचन मौसी की बात नहीं मानती। जो कोई भी कंचन से कुछ भी मांगने आता, कंचन उसे वो दे देती, जिससे नाराज होकर उसकी मौसी कंचन को मारने का फैसला करती है। रात में जब कंचन सो जाती है, तब मौसी चाकू से कंचन के ऊपर हमला करती है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है और उसकी मौसी एक चूहिया में बदल जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये मैं क्या बन गई? तभी उसकी मौसी के कानों में फ्रॉक में से एक आवाज आती है। पापी औरत, धन के लालच ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुम इस मासूम सी बच्ची की जान लेने जा रही थी। अब तुम हमेशा के लिए चूहिया बनकर ही घूमोगी। यही तुम्हारी सजा है। अब जाओ यहाँ से। दोबारा अगर तुमने कंचन को परेशान करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें चूहिया से मेंढक बना दूंगी। समझी तुम? इतना सुनते ही चूहिया उछलते कूदते वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है, और कंचन खुशी खुशी अपने फ्रॉक के घर में रहने लगती है।
सौतेली बहन का कातिल कौन? आराध्या दिखने में बहुत सुंदर थी। वो दूध जैसी गोरी और बहुत ही सुंदर नीली नीली आंखें थी। वो दिल की बहुत साफ थी। वो सभी से प्यार से बात किया करती थी। वो अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार किया करती थी। आस पड़ोस के लोग भी आराध्या की बहुत तारीफ किया करते थे। एक दिन आराध्या अपने पापा विनोद से जिद करने लगी। पापा कहीं बाहर लेकर चलो ना, मुझे कहीं बाहर घूमने जाना है। अच्छा मेरी बेटी को कहाँ घूमने जाना है बताओ? पापा सर्दी का मौसम है तो आप मुझे ऐसी जगह लेकर चलो जहाँ स्नोफॉल हो रहा हो, बड़ा मजा आएगा। बर्फ की बॉल बनाकर खेलेंगे। तभी इतने में पीछे से आराध्या की माँ सविता आई और बोली, वैसे भी इतनी ठंड पड़ रही है और तुम्हें ठंडी जगह जाना है, वहाँ जाकर बीमार पड़ जाओगी। अरे मम्मी फिर हम कहाँ जाए घूमने? ओहो आराध्या बेटी, ऐसे उदास नहीं होते। अगर मेरी बेटी ने फरमाइश की है तो कहीं घूमने तो जरूर जाएंगे। एक काम करते हैं, आराध्या की नानी के घर चलते हैं। नानी से मिले हुए तो ना जाने कितने साल हो गए। वो आराध्या को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। हाँ मम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम नानी के घर चलते हैं। फिर वो तीनों गाड़ी में बैठकर नानी से मिलने के लिए रवाना हो गए। गाड़ी चलाते चलाते रात हो गई और विनोद बहुत थक गया था। आराध्या अपनी माँ सविता के साथ पीछे वाली सीट पर सो गई। तभी अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और उनका एक्सीडेंट हो गया और तीनों बेहोश हो गए। वहाँ मौजूद कुछ लोग ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया। विनोद और आराध्या को तो होश आ जाता है, लेकिन सविता की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर बनी हुई थी। ये देखकर विनोद और आराध्या बहुत घबरा गए। पापा पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, मम्मी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएगी। इतने में वहाँ डॉक्टर आया और बोला, आई एम सॉरी, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा पाए। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। विनोद बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालकर अपनी बेटी आराध्या से बोला, आराध्या बेटी, मम्मी तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। इतना सुनते ही आराध्या अपने पापा से लिपटकर रोने लगी। फिर विनोद और आराध्या सविता का अंतिम संस्कार करके नानी के घर चले गए। विनोद आराध्या की नानी को सविता की मौत की खबर बताता है। अब तो भगवान ही जाने आगे क्या होगा। अब आराध्या बिटिया को कौन संभालेगा? हाँ सासू माँ, मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं। मुझे तो बस आराध्या की चिंता खाई जा रही है। मैं काम करने जाऊंगा या घर में रहकर आराध्या की देखभाल करूंगा। तभी कुछ सोचकर आराध्या की नानी बोली, मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो, यही सही रहेगा। विनोद इस बात से सहमत हो गया। आखिर इसके अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। फिर विनोद के लिए एक विधवा औरत पूर्णिमा का रिश्ता आया। उसकी एक बेटी भी थी, दीपाली। जब विनोद शादी करके पूर्णिमा को घर ले आया, आराध्या को देखते ही पूर्णिमा के मन में उसके लिए ममता जाग गई। वहीं पूर्णिमा की बेटी दीपाली आराध्या को देखकर जलने लगी, क्योंकि वो उससे ज्यादा सुंदर थी। हर रोज पूर्णिमा आराध्या को अपनी बेटी की तरह प्यार किया करती थी। ये देख दीपाली जलन से और भी ज्यादा भर गई। दीपाली कभी भी आराध्या से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, पर दीपाली कभी भी बुरा नहीं मानती थी। उसे विश्वास था कि वो कभी ना कभी तो एक साथ प्यार से रहेंगे। जब आराध्या और दीपाली दोनों मिलकर स्कूल जाते थे, तब क्लास के बच्चे उन दोनों की बराबरी करने लगते हैं कि आराध्या तो दीपाली से ज्यादा सुंदर है, ये तो उसकी बहन कहीं से लगती भी नहीं। ये बातें सुनकर दीपाली बहुत गुस्से में आ गई। ये मेरी बदकिस्मती है जो तुम जैसी बहन मुझे मिली। दीपाली की बात सुन आराध्या बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन ये बात वो किसी को नहीं बताती। एक दिन दीपाली जब आराध्या को सोता हुआ देखती है, तो वो चुपके से कैंची लेकर आराध्या के सारे बाल काट देती है। जब आराध्या नींद से जागी और जमीन पर अपने कटे हुए बाल देखे, तो दीपाली से बोली, मेरे बाल? किसने काटे मेरे बाल?
मैंने काटे तेरे बाल, तुझे बहुत घमंड था ना अपने बालों पर। ले, अब तेरा घमंड चूर चूर हो गया। तभी उन दोनों की बात पूर्णिमा ने सुन ली। पूर्णिमा ने दीपाली को खूब डांटा। ये देख आराध्या बोली, माँ आप दीपाली को मत डांटिए, बाल ही तो थे, फिर आ जाएंगे। देख अपनी बहन को, तुझसे छोटी है फिर भी कितनी समझदार है, कुछ सीख अपनी बहन से। ये बात सुनकर दीपाली को आराध्या से और भी ज्यादा नफरत होने लगी। एक रात दीपाली को आराध्या के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो उसे जान से मारने की योजना बना लेती है। फिर अगली सुबह, आराध्या मेरे साथ चल, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। दीपाली क्या दिखाना है तुम्हें? अरे जल्दी चलो, मैं वहाँ पहाड़ी के पास बहुत ही सुंदर इंद्रधनुष बनता हुआ देखा है। अच्छा दीपाली रुको, मैं अभी आती हूँ। दीपाली आराध्या को पहाड़ के पास ले जाती है। दीपाली बताओ ना, कहाँ है वो इंद्रधनुष? तभी दीपाली आराध्या को धक्का देकर पहाड़ी से नीचे गिरा देती है। उसके बाद दीपाली चिल्लाते हुए घर लौटी और माँ पूर्णिमा को पुकारते हुए बोली, मम्मी वो मम्मी। क्या वो बोलना, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो मम्मी आराध्या पहाड़ी से नीचे गिर गई। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? आराध्या पहाड़ी से नीचे कैसे गिरी? मम्मी वो आराध्या खेलते खेलते पहाड़ी से नीचे गिर गई। आराध्या मेरी बच्ची, ये क्या बोल रही हो तुम दीपाली बेटा? मेरी बच्ची, मैं आ रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये कहते हुए विनोद पहाड़ी की ओर भागा। फिर पहाड़ी के नजदीक पहुंचकर आराध्या चिल्लाने लगा। विनोद वहीं खड़े होकर फूट फूट कर रोने लगा। ये सब आराध्या जो चुड़ैल बन चुकी थी वो सब देख रही थी। वो भी अपने पापा को रोता हुआ देखकर रोने लगी। पर आराध्या अभी भी दीपाली से अपनी बहन जैसा ही प्यार करती है। वहीं दूसरी ओर दीपाली सबको रोते हुए दिखाती है, लेकिन अंदर ही अंदर से वो बहुत खुश हो रही थी। अच्छा हुआ, मेरा प्लान सक्सेसफुल रहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर अगले दिन जब दीपाली स्कूल गई तब उसके सारे दोस्त उसके पास आए और बोले, अरे दीपाली मुझे बहुत दुख हुआ सुनकर कि तुम्हारी बहन पहाड़ी से गिरकर मर गई। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। हाँ दीपाली, आराध्या को हम बहुत मिस कर रहे हैं। पता है लंच टाइम में वो हमें कितना हंसाती थी, उसके साथ सचमुच बहुत अच्छा लगता था। हाँ अब कर भी क्या सकते हैं, वो वापस तो नहीं आ सकती है ना। दीपाली और उनके दोस्तों की बातें आराध्या जो अब चुड़ैल बन चुकी थी वो एक पेड़ के पीछे छुपकर सुन रही थी। वहीं दीपाली को अपने दोस्तों की बात सुनकर थोड़ा बुरा लगता है। उसे भी आराध्या की कमी थोड़ी महसूस होने लगी। जब दीपाली स्कूल से घर वापस लौटी तो देखा घर बहुत सोना सोना लग रहा था और उसकी माँ पूर्णिमा भी उदास बैठी हुई थी आराध्या के चले जाने से। अरे दीपाली आराध्या तुम दोनों आ गई, चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। मम्मी यहाँ सिर्फ मैं हूँ, आराध्या नहीं। ओह मैं तो भूल ही गई थी। दीपाली को फिर से आराध्या के लिए बुरा लगा। फिर रात को सोते समय दीपाली की आंखों के सामने वही लम्हा घूमने लगा जब उसने आराध्या को पहाड़ी से धक्का दिया था। वो इस बात को सोचकर सो नहीं पा रही थी। फिर अगली सुबह दीपाली स्कूल जाने के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन स्कूल जाने के बदले वो सीधा उसी पहाड़ी की तरफ जाने लगी जहाँ से उसने अपनी सौतेली बहन आराध्या को धक्का दिया था। दीपाली पहाड़ी के पास पहुंचकर जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे हाथों इतना बड़ा पाप। मैंने अपने ही हाथों से सौतेली बहन को मार डाला जो मुझे सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करती थी। हे भगवान, ये मैंने जलन के अंधेपन में क्या कर दिया? अब बस एक ही रास्ता है। मैंने अब ठान लिया है अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए और अपनी बहन से माफी मांगने के लिए मैं अपनी बहन के पास जा रही हूँ। ये कहते हुए दीपाली पहाड़ी से नीचे कूद गई कि तभी आराध्या अपनी पूरी शक्ति लगाकर दीपाली को खींचकर ऊपर ले आई। दीपाली चुड़ैल के रूप में आराध्या को देखकर चौंक गई। आराध्या मेरी बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। दीपाली रो मत,
तुमने तो जाते जाते मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है। अभी मैं यहाँ दर दर इसलिए भटक रही थी क्योंकि मुझे शांति नहीं मिल रही थी, पर अब मुझे शांति मिल चुकी है। आराध्या, आज तुमने बता दिया मुझे कि सौतेली बहनों का प्यार भी सगी बहनों जैसा हो सकता है, जो मरते दम तक साथ रहता है। इसके बाद आराध्या की आत्मा को शांति मिल गई और वो गायब हो गई। वहीं दीपाली खुश होते हुए वापस अपने घर लौट आई।